हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप्स। सो गाइस, क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अभी ये टॉपर स्टॉप ने स्पेसिफिकली कोई वीडियोस नहीं बनाई थी, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों इतना एक्स्ट्रा ज्ञान देना है आपको, कि सिग्निफिकेंस क्या है, उतने लंबे लंबे पॉइंट्स। तो इस माइंड मैप में हम टोटल 3 जो हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर देंगे, जो कि आपकी फर्स्ट होगी स्वामित्व स्कीम, जो कि अभी कोरोना मतलब मैंने जो अभी रखी हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, वो इस फोकस से रखी है कि कोरोना के टाइम में उनका क्या बेनिफिट था या फिर किस तरीके से वो यूज में आई थी। ठीक है, उसी के बाद पीएम स्वनिधि एंड लास्ट इज पीएम बीजेपी। तो इन तीनों को सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स देखेंगे ताकि 15 मिनट के अंदर आपकी 3 जो है गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से हो जाए। इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे में है, मैं आपको ये बताऊंगी। और ये प्रीलिम्स के पॉइंट जो होंगे वो आपको नोट करते रहिए साथ के साथ जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ। और ये अगर आपको बोर्ड की फिर भी थोड़ी क्लैरिटी का प्रॉब्लम होगा, देन मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी पिक कर दूंगी, सेंड कर दूंगी, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे स्वामित्व स्कीम की। देखिए, जब हम किसी भी स्कीम को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो पहले आप ये देखिए कि वो जो स्कीम है ना, उसका नाम अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे क्या है, स्वामित्व स्कीम। स्वामी मतलब क्या होता है, किसी चीज का ओनर होना, मतलब कि प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्वामित्व स्कीम की अगर बात आ गई, इसका मतलब किसी चीज की ओनरशिप की बात हो रही है। ठीक है, ओनरशिप किस किस चीज की हो सकती है, प्रॉपर्टी की हो सकती है, आपके राइट्स की हो सकती है। मोस्टली ओनरशिप क्या होती है, कहते हैं ना मैं इस घर का मालिक हूँ, इस तरीके से। तो क्या हो गई, प्रॉपर्टी की ओनरशिप हो गई। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन जो है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है, उसके थ्रू ये वाली स्कीम लॉन्च की गई है। अब ये देखिए, स्वामित्व स्कीम से पता चल गया कि ओनरशिप की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या पता चल गया कि रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो रूरल डेवलपमेंट में किस चीज की हो रही है, अब रूरल एरिया में क्या होगा, प्रॉपर्टी, मतलब कि लैंड होगी, लैंड की ओनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप ये देखिए, इंटर रिलेट करके चीजों को समझ के जो है कीजिए, पेपर आसानी से क्लियर होगा। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और जो पंचायती राज है उसके थ्रू स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है, देखिए क्या होता है, गांवों में अगर देखते हैं आप तो क्या इश्यूज होते हैं कि ये ज़मीन मेरी थी, ये लैंड इसकी थी। पहले जो होता था वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था, तो प्रॉब्लम आ जाया करती थी। थोड़े थोड़े इंचेस का या फिर जो भी होता है, एकड़्स का, गज का होता था, वो प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे क्या होगा कि स्पेसिफिकली सर्वे ऑफ विलेजेस होंगे और उसकी मैपिंग होगी। किस तरीके से होगी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके, क्योंकि नॉर्मल सर्वेस तो पहले भी होते आए थे, बताया जाता था कि ये आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है। अब जो मैपिंग की जाएगी वो टेक्नोलॉजी को यूज करके की जाएगी। तीसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च की गई थी, तो अप्रैल 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी। अभी जस्ट की टाइम पीरियड में हुई है, तो आपके लिए एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग होता है किस तरीके से, एक इंप्रूव टेक्नोलॉजी के अंदर, किसके अंदर, विलेज एरिया के अंदर। अगर हम बात करते हैं मैपिंग की और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या क्या चीजें आ सकती है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी आएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी सबको पता है, किसी को इससे नहीं छुपा हुआ। तो ड्रोन्स के थ्रू जो है वो उसकी मैपिंग की जाएगी, सर्वे किया जाएगा कि कितना एरिया जो है वो किसके अंडर आ रहा है। उसके बाद क्या किया जाएगा कि कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिसके अंदर ये जो मैपिंग है या फिर जो सर्वेइंग है, इसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में और मेंटेन किया जाएगा। अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि मान लीजिए कोई ऑफिसर था, वो आया, उसने सर्वेइंग कर ली, मैपिंग कर ली, ड्रोन्स के साथ सब कुछ हो गया। ठीक है, अब जो पर्सन है उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये ओनरशिप मेरी है, कल को कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि मेन तो यहाँ पे एम यही है ना कि डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई हो रहा है तो यहाँ पे उनको इशू किया जाएगा प्रॉपर्टी कार्ड। जैसे एक सोइल हेल्थ कार्ड का हमने देखा था ना कि एक इंस्पेक्टर आएगा, वो आपकी सोइल की इंस्पेक्शन करेगा, फिर वो किसान को सोइल हेल्थ कार्ड दे देगा कि देखिए ये फीचर है। उसी तरीके से जो है प्रॉपर्टी कार्ड जो होगा उसके अंदर सारा डाटा जो है वो प्रॉपर्टी का होगा, लैंड का होगा, कि कब से कब तक की थी, क्या रजिस्ट्रेशन है, किसके नाम है और कितनी वो पूरी जमीन है, ये प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर मेंशन होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, कि मतलब अप्रैल 2020 तो हमको पता ही है कि शुरू हुई थी ये। ठीक है, तो अप्रैल 2020 से लेकर 24 मतलब कि 2024 तक जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। कहा किया जाएगा, फेस्ड मैनर में किया जाएगा, मतलब कि अभी फेज 1 शुरू किया गया है, देन फेज 2 आएगा, फेज 3 आएगा, और उसके अंदर जो है ओनरशिप को मेंटेन किया जाएगा और अलॉटिंग की जाएगी। उसके बाद आता है ये क्या फायदा होगा। एक तो देखिए डिस्प्यूट्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, आप कोर्ट
कोर्ट्स में जाके देखते हैं, लोकल कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, हर कोई जो होता है दूसरा बंदा जमीन से रिलेटेड केसेस को लेके खड़ा रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक केसेस का बर्डन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प मिलेगी। अगर हमें स्पेसिफिकली पता है कि इस पर्सन की इतनी ज़मीन है, इस चीज़ को इतनी उपज आती है, तो रेवेन्यू कलेक्शन ईजी हो जाएगा। ये दो इसके बेनिफिट्स होंगे। लास्ट में देखते हैं कि कौन से स्टेट्स हैं ऐसे कि जिनके अंदर इनको शुरू किया गया है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया है, इसको फेस मैनर में किया जा रहा है। तो फर्स्ट फेज के अंदर सबसे पहले हरियाणा को, तो ऊपर आप सिंपल सी बात देख लीजिए कि हरियाणा जो होता है उसमें खेती ज़्यादा होती है, तो हरियाणा को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और यूके, मतलब हरियाणा से मिलता हो गया ना यूपी इधर, तो यूपी को कंसिडर किया जाएगा। फिर हम कहाँ चले जाएंगे, मिडल इंडिया में आ जाएंगे, तो मध्य प्रदेश को कंसिडर कर लिया। फिर थोड़े से वेस्टर्न पोर्शन को भी देख लेते, तो वेस्टर्न पोर्शन में किसको ले लिया गया, महाराष्ट्र को ले लिया गया। देन फिर साउथ को कैसे छोड़ सकते हैं, तो साउथ में क्या हो गया, आपके कर्नाटका को ले लिया गया फेज 1 के अंदर। तो ये जो 6 स्टेट्स के नाम है आपके याद रखना है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे रखना है कि ये जो एफर्ट है, मतलब कि किसके थ्रू जो है एफर्ट्स किए गए थे जिससे कि ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो इन चारों के नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है यहाँ पे पंचायती राज मिनिस्ट्री, इन चारों का कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है इन स्कीम को लॉन्च करने में। फिर आता है स्टेट की जो पंचायती राज के डिपार्टमेंट्स है, एक तो आपका यूनियन लेवल पे हो गया, स्टेट्स पे क्या हो गए, पंचायती राज के डिपार्टमेंट्स आ गए। फिर क्या हो गए, स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गए, क्योंकि रेवेन्यू तो कलेक्ट स्टेट को ही करना है ना, तभी वो उस चीज को, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि मैपिंग एंड सर्वे की बात हो रही है, तो उससे आपका स्वामित्व स्कीम जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं पीएम स्वनिधि के ऊपर। तो ये बेसिकली क्या होता है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है, हर किसी की, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो जाती है। गवर्नमेंट स्कीम को आप कभी भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मिनिस्ट्री का ध्यान रखेंगे, दूसरा कौन से ईयर में वो लॉन्च की जा रही है, तीसरा कितना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, और लास्ट में उसके फीचर्स क्या है। तो गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आप 3 से 4 एक्सपेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। टॉपर स्टॉप आपकी माइंड मैप्स के थ्रू हेल्प करेगा, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि क्यों लॉन्च हुई थी, क्या हुआ, अभी बेसिकली कोविड-19 आया, तो उससे क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, हर चीज़ बंद हो गई। तो स्विगी जो था उसने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, मतलब कि जो हमारी गली में कुछ कुछ सामान बेचने आते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा था, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचा था कि भाई वो सामान ला सके, ऊपर से सप्लाई की भी दिक्कत हो गई थी। तो उनकी लाइफ को अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, स्पेसिफिकली स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे रेडी वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, हमारे कुछ सामान बेचने आते हैं, छोटे मोटी चीज़ें बेचने आते हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। अब आपको जो है यहाँ पे, हाँ, वन थिंग और, हाँ, इसके अंदर जो है ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो है ये स्पेसिफिकली रूरल एरिया और जो पेरी अर्बन एरिया है उसके लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्विगी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, आपको पता चल गया। नेक्स्ट आता है कि कितना क्रेडिट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, अगर एक पर्सन के पास पैसा नहीं है, आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो खुद सामान को खरीदेगा, फिर उसको बेचेगा, तो पहला इनिशिएटिव क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए। तो ये जो स्कीम है ये आपके क्रेडिट से जुड़ी हुई है, बट ऐसा नहीं है कि उसको 1 लाख रुपए दे दे, 2 लाख रुपए दे दिए, माइक्रो क्रेडिट की बात हो रही है। और यहाँ पे माइक्रो क्रेडिट कितना रखा गया है, 10,000 रुपए का रखा गया है, ठीक है, क्योंकि आप एक स्ट्रीट वेंडर को अगर देखेंगे तो उसके लिए 10,000 भी बड़ा अमाउंट है। तो 10,000 रुपीज जो है वो माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, और टोटल 50 लाख वेंडर्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, मतलब 50 लाख वेंडर्स को ये प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे एक जो कंडीशन रखी गई है वो रखी गई है डेट की, मतलब 24 मार्च 2020 से पहले अगर वो स्ट्रीट वेंडिंग के अंदर है, या फिर वो 24 मार्च को शुरू करता है, तो उससे पहले के बिजनेसेस को कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद के बिजनेसेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि जब ये स्कीम लॉन्च हो गई है उसके बाद जो वेंडिंग के अंदर आ रहे हैं या फिर वेंडर्स है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 2024 मार्च से इसको शुरू किया गया है, और ये जो एक्सटेंड रहेगी वो 2022 तक रहेगी, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ आप देखिए कि अगर किसी पर्सन को क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सरकार के पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि वो दान कर दे उस चीज़ को, फिर तो मतलब कि एक वो काइंड इनिशिएटिव्स के अंदर आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है 10,000 का माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसकी रीपेमेंट भी करनी होगी वेंडर्स को। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि 1 साल के अंदर जो है आप 10,000 रुपये को इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कर सकते हैं, वापस रीपे कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि ये जो क्रेडिट दिया जाएगा, अगर इसकी रीपेमेंट अर्ली हो जाती है, देखिए आपने अपने घरों में भी ये चीजें देखी होगी कि अगर आप कभी किसी ने लोन लिया होगा तो उसमें क्या होता है कि अगर पापा जो होते हैं वो रीपेमेंट जल्दी कर देते हैं, तो जो
बैंक होता है वो फाइन लगा देता है। फाइन क्यों लगाता है? क्योंकि उनसे उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ना बैंक्स का, तो बैंक्स कैसे चलेंगे। पर यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर ये स्पेसिफिकली रखा गया है कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर जो है वो 1 साल से पहले मतलब कि अर्ली रीपेमेंट कर देता है अपने 10,000 की अमाउंट की, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, उसके ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा। और उसी के साथ उनको एक इंसेंटिव भी दिया गया है, मतलब एक लालच भी दिया गया है कि अगर आप अर्ली रीपेमेंट कर देते हैं तो जो है सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी देगा 7% पर एनम की। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। लास्ट जो है आपको यहाँ पे देखना है कि टेक्नोलॉजिकल पार्टनर जो कौन सा है, इसका मतलब टेक्निकल पार्टनर जो इन चीजों को हेल्प करेगा, तो वो है सिडबी। ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट हो गया। और यहाँ पे जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के थ्रू ये किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। एक तो याद रखना है कि किसके साथ MAU साइन किया गया है, ये अलग चीज हो गई। टेक्नोलॉजिकल पार्टनर कौन सा और क्रेडिट किसके थ्रू किया जाएगा, इन चीजों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, दैट इज PMBJP। फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। जन अब यहाँ पे मैंने जैसे इसमें बताया था आपको कि स्वामित्व स्कीम से ही आपको क्या पता चल जाएगा, बेसिक पता चल जाएगा कि क्या स्कीम से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए कि 2015 में एक हृदय स्कीम जो है वो सिविल सर्विसेज के पेपर में पूछी गई थी। तो हृदय से क्या होगा कि बच्चे सोच रहे होंगे कि कुछ होगा हार्ट से रिलेटेड होगा, बट किससे हो गया था, वो आपका टूरिज्म से रिलेटेड हो गया था। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप थोड़ा रिलेट करके समझ के चलिए, ताकि वहाँ पे जाके आप ऐसे ही रैंडम गैसेस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आ रही है यहाँ पे भारतीय जन औषधि, तो जन औषधि जो टर्म है हम इसको लेके चलेंगे। जन का क्या मतलब होता है, मासेस, मतलब कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। औषधि का क्या मतलब होता है, दवाई प्रोवाइड करना, ठीक है। किस पे हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के अंदर, मतलब गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कर रहे हैं। तो ये तो है नहीं ना लंदन से लाके दवाइयाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि लोकल मेडिसिन को, जेनरिक मेडिसिन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक टर्म से 3 चीजें समझ सकते हैं और उससे पूरी स्कीम को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री भारतीय जन योजना के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंडर आता है एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है, उसके थ्रू जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बेसिक जो है वो करना है कि जो एक एक्सपेंडिचर किसी भी पर्सन का खर्च होता है दवाइयों के ऊपर, उसको कट डाउन करना, पहला एम ये। दूसरा एम जो है वो ये है कि लोगों के अंदर जो है एक भ्रांति होती है, एक उनका दिमाग होता है कि नहीं अगर हम ब्रांडेड चीज़ के लिए जा रहे हैं, पेटेंट चीज़ के लिए जा रहे हैं तो वो अच्छी है, अगर हम जेनरिक चीज खरीद रहे हैं तो वो अच्छी नहीं होगी, वो इफेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाएगी, किसके थ्रू, NGOs के थ्रू, मीडिया के थ्रू, कि आप जो जेनरिक मेडिसिन खरीद रहे हैं जाके, उसका इफेक्टिवनेस जो होगा वो पेटेंट मेडिसिन के इक्वल होगा, प्लस जो होगा वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से NGOs को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है, हर किसी को इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेनरिक मेडिसिन के लिए अवेयरनेस हो और वो उसको खरीदे भी, ताकि उनका जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है खर्चे का मेडिकल टर्म्स के अंदर वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है किसके थ्रू जो है ये दवाइयाँ दी जाएंगी, जेनरिक मेडिसिन। तो यहाँ पे केंद्रास बनाए गए हैं, आपने देखा भी होगा अगर आप घर के पास कहीं देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे जो है दुकानें होंगी, दवाइयों की दुकानें, जिनमें स्पेसिफिकली ये लिखा होगा। तो इन केंद्रास के अंदर जेनरिक मेडिसिन जो है वो आपको एक डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलती है, पहले ही कॉस्ट कम होता है और उसमें फिर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लॉन्च जो इसको किया गया था वो 2008 के अंदर किया गया था। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी कि इसकी जो शुरुआत थी वो 2008 के अंदर हुई थी, बट उसके बाद इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। री इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी की गई थी वो 2015 से की गई थी। तो आप ये वर्ड देख लीजिएगा कि री लॉन्चिंग की बात हो रही है या लॉन्चिंग की बात हो रही है, क्योंकि लॉन्चिंग इसकी 2008 में हुई थी। लास्ट पॉइंट देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। डिपार्टमेंट अलग होता है, डिपार्टमेंट इज डिफरेंट कि किसके थ्रू किया जा रहा है और किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा, डेट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ फार्मा PSC ऑफ इंडिया जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो आई होप आपको ये जो तीनों के तीनों है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में है कि आप और गवर्नमेंट स्कीम्स मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम पहले इसको कवर कर दीजिए, तो मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और उसी के साथ जो है आप मेरे को ये भी बताइए कि जो PM स्वनिधि है और ये स्वामित्व स्कीम है, उसके साथ जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें कौन सी एक और गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया था। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कीजिए और गिव अ थम्स अप टू वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।